हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर करियर ग्रुप चंडीगढ़। मेरा नाम है चंदन कुमार शर्मा और मैं प्रीवियस 10 ईयर से इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैं क्लासेस लेते आ रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली ईसीजी ज्वाइन किया हूँ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन मोटर का, ये मेनली हमारा एप्लीकेबल होगा एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एई एंड जेई के लिए। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट भी हमारा इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, देखो ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, तो आप लोग वैसे ही क्वेश्चन पढ़ना, वीडियो को स्टॉप कर देना और फिर क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाए देन ओके, अदरवाइज मेरे सॉल्यूशन को आपको प्रेफर करना है और एक काफी हेल्पफुल सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एडवांटेज ऑफ डबल स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर ओवर सिंगल केज रोटर इज दैट। जो डबल स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर है उसका एडवांटेज सिंगल केज रोटर के ऊपर क्या होता है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। ऑप्शन ए एफिशिएंसी इज हायर, ऑप्शन बी पावर फैक्टर इज हायर, ऑप्शन सी स्लिप इज लार्जर, या ऑप्शन डी स्टार्टिंग करंट इज लोअर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग वीडियो को स्टॉप करो और आंसर बताओ क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या एडवांटेज होता है। अगर हम डबल स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें, अगर इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान दो यहाँ पर। डबल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर, थोड़ा सा देखना है। डबल केज इंडक्शन मोटर, इसमें हम लोग दो रोटर केज यूज करते हैं ना, दो रोटर केज यूज करते हैं। एक केज होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपर केज, एंड इस केज को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर केज। दिस वन इज द लोअर केज। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये जो अपर केज है ये बना होता है हमारा हाई रेसिस्टिव मटेरियल का, हाई रेसिस्टिव मटेरियल का। इसको हम लोग बनाते हैं किसके कंपैरिजन में, लोअर केज के। हाई रेसिस्टिव मटेरियल जैसे कि आप कंसीडर कर सकते हो एल्युमिनियम। ठीक है, लोअर केज क्या होता है, लो रेसिस्टिव मटेरियल का ये बना होता है लोअर केज, लो रेसिस्टिव मटेरियल। और हम लोग क्या जानते हैं कि स्टार्टिंग टाइम जो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है वो अपर केज से फ्लो करता है। तो अगर स्टार्टिंग टाइम में हमारा मैक्सिमम करंट अपर केज से फ्लो होगा तो फिर करंट को क्या दिखेगा, हाई रेसिस्टेंस दिखेगा नहीं, यानी जो मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग स्टार्टिंग is flowing through upper cage, और अपर केज का रेसिस्टेंस क्या ज्यादा होता है लोअर केज से, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो रोटर का रेसिस्टेंस होगा R2 ड्यूरिंग द स्टार्टिंग टाइम में ये ज्यादा होगा, और रोटर रेसिस्टेंस जब ज्यादा होगा स्टार्टिंग टाइम में तो स्टार्टिंग टॉर्क बताओ। स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेसिस्टेंस। तो जब रोटर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। और जब जो रोटर का रेसिस्टेंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग ज्यादा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो स्टार्टिंग करंट लेगा मोटर, स्टार्टिंग करंट ये हमारा कम होगा, स्टार्टिंग करंट विल बी द लोअर। तो ये इसका में दो मेजर एडवांटेज होता है। यहाँ पर देखो मेजर एडवांटेज डबल केज इंडक्शन मोटर का क्या होगा कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है और स्टार्टिंग करंट कम होता है, स्टार्टिंग करंट लोअर होता है। तो ये मेजर एडवांटेज है और इसीलिए तो हम लोग बनाते हैं डबल केज इंडक्शन मोटर। तो चलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट इज लोअर। एफिशिएंसी हायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एफिशिएंसी हायर बताओ,
ए ऑप्शन गलत है, एफिशिएंसी विल नॉट बी हायर। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में मैक्सिमम करंट हमारा अपर केज से फ्लो कर रहा है और अपर केज का रेसिस्टेंस ज्यादा है। जब अपर केज का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो कॉपर लॉसेस ज्यादा होगा। जब कॉपर लॉसेस ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? कम होगा ना, मिनिमम होगा ना, तो एफिशिएंसी हायर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए विल नॉट बी करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या करा, an induction motor when started on load does not accelerate up to full speed but runs at 1/7 of the rated speed, the motor is said to be। क्वेश्चन समझ में आया क्या? जब इंडक्शन मोटर को हम लोग लोड पर स्टार्ट करते हैं तो ये रेटेड स्पीड को पिकअप नहीं करता। ये कितना स्पीड पर स्टेबली रन करना स्टार्ट करता है? 1/7 ऑफ द रेटेड स्पीड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वीडियो को रोक के आंसर बताओ आप लोग क्या कहते हैं इस कंडीशन को। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रॉलिंग। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रॉलिंग। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या है? ड्यू टू फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक, ड्यू टू फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक इंडक्शन मोटर स्टार्ट running stably at a speed 1/7 of the rated speed This condition is called crawling। This condition is called crawling। ठीक है, crawling mainly occur due to seventh space हार्मोनिक। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। वीडियो को रोको, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या? द रोटर पावर आउटपुट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट। जो रोटर का आउटपुट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो 15 किलोवाट है, 15 किलोवाट है। तो रोटर कॉपर लॉसेस एट ए स्लिप ऑफ 4% विल बी। रोटर का कॉपर लॉस कितना होगा? 4% स्लिप पर। बताओ जल्दी से, फास्ट आप लोग। तो देखो यहां पर ध्यान दो, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड होता है पावर फ्लो से, कंसेप्ट ऑफ पावर फ्लो से। ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं तो सब कुछ ओके चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग सब कुछ ओके है, इट्स ओके। पावर फ्लो के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। तो जो पावर फ्लो का इंडक्शन मोटर में कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको चलते फिरते, घूमते उठते बैठते हर समय उस कॉन्सेप्ट को याद रखना। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जैसे यहां पर देख लो आप लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर, किस तरह से पावर फ्लो करता है उसको देखो। तो देखो यहां पर ध्यान, यहां पर सबसे पहले मान लो कि हम लोग पावर किस में दिए? इनपुट पावर स्टेटर में दी। तो यहां पर सबसे पहले पावर इनपुट गिवन टू स्टेटर, यहां पर हम लोग पावर इनपुट दे दिए, स्टेटर में पावर इनपुट दे दिए। और जब स्टेटर में पावर इनपुट देंगे तो आप लोग को पता है कि कुछ पावर लॉस स्टेटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में होगा, I² R लॉस,
यानी सबसे पहला लॉस कहां पर होगा? स्टेटर ओहमिक लॉस, इसी को कहते हैं स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस, स्टेटर ओहमिक लॉस। फिर इसके बाद कुछ पावर लॉस हमारा किसमें होगा? स्टेटर के कोर में कुछ पावर लॉस होगा, तो यहां पर स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, ठीक है। फिर अब देखो यहां पर कुछ पावर कहां पर लॉस हो गया? स्टेटर के रेसिस्टेंस में, कुछ पावर स्टेटर के कोर में लॉस हो गया। अब जो पावर बचेगा वो पावर हमारा कहां पर जाता? वो अब जो पावर बचेगा वो सारा का सारा पावर हमारा एयर गैप में जाता। यानी अब जो पावर बचा वो पावर कहां पर गया? एयर गैप में गया इंडक्शन मोटर के, इसी को कहते हैं एयर गैप पावर, या फिर यही पावर रोटर के इनपुट में जाता है, रोटर इनपुट पावर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीजी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पीजी से। तो अब देखो अब पावर हमारा चला आया कहां पर? रोटर के इनपुट में। अब रोटर में जब पावर आ गया, ठीक है, तो रोटर के परपेज रेसिस्टेंस में कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रोटर ओहमिक लॉस। यानी कुछ पावर लॉस हमारा यहाँ पर कहां पर होगा? रोटर के रेसिस्टेंस में, रोटर ओहमिक लॉस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीसीयू से, रोटर ओहमिक लॉस। अब इसके बाद देखो रोटर के कुछ कोर में भी पावर लॉस होगा, लेकिन रोटर के कोर लॉस को हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। मैं बता दूंगा आगे कि रोटर कोर लॉस को क्यों निगलेक्ट करते हैं। तो रोटर कोर लॉस को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो रोटर कोर लॉस को कंसीडर नहीं किए। अब पावर रोटर के आउटपुट में मिलेगा। कितना पावर रोटर के आउटपुट में मिलेगा? तो अब पावर रोटर के आउटपुट में मिलेगा पीएम। इसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड और रोटर आउटपुट पावर, इतना पावर रोटर के आउटपुट में मिलेगा। अब देखो रोटर के आउटपुट में पावर मिल गया, इसका मतलब कि पावर क्या शाफ्ट पावर के इक्वल होगा क्या? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर आउटपुट। तो आप कहोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ शाफ्ट में भी लॉस होगा। जैसे शाफ्ट मान लो रोटेट कर रहा है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो वहां पर फ्रिक्शन और एयर के वजह से कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा। तो बाकी अब जो पावर बचा, कुछ पावर यहां पर लॉस हो जाएगा, कहां पर? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, FW लॉस, इसी को कहते हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। अब जो पावर बचेगा फाइनली वो हमें कहां पर मिलेगा? शाफ्ट के आउटपुट पर मिलेगा, पी शाफ्ट। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, किसका? पावर फ्लो। इस तरह से पावर फ्लो करता है इंडक्शन मोटर। बात समझ में आया? ये जो स्टेटर कोर लॉस है और स्टेटर ओहमिक लॉस, इस दोनों को कंबाइंडली हम लोग कहते हैं स्टेटर लॉस। यानी स्टेटर लॉस कितना होगा? यहाँ पर स्टेटर लॉस कितना होगा? ये होगा स्टेटर ओहमिक लॉस, स्टेटर ओहमिक लॉस प्लस स्टेटर कोर लॉस, प्लस स्टेटर कोर लॉस, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर लॉस। अब जैसे मान लो आपको पीजी निकालना है, तो पीजी कितना के इक्वल होगा? अब तो बता दोगे पीजी कितना के इक्वल होगा? कितना के इक्वल होगा पीजी? अगर यहां से देखें तो पावर इनपुट, जो इनपुट पावर दे रहे हैं हम लोग स्टेटर में, माइनस कर देंगे स्टेटर लॉस को, तो पीजी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो पावर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस, यही हो गया ना, ये हो गया पीजी। इस तरह से अगर मुझे यहां से देखना हो कि पीजी क्या होगा, देखो यहां से पीजी, तो पीजी कितना के इक्वल लिख सकते हो? मैकेनिकल पावर डेवलप पीएम प्लस रोटर ओहमिक लॉस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी पीजी इतना भी लिखा जा सकता है, मैकेनिकल पावर डेवलप पीएम प्लस पीसीयू लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल सा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें लिखना हो मैकेनिकल पावर डेवलप कितना होगा, तो मैकेनिकल पावर डेवलप कितना लिखोगे आप? पी शाफ्ट में आप ऐड कर दो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, पी शाफ्ट प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ये होगा मैकेनिकल पावर डेवलप। तो यहां से आप कोई भी एक फॉर्मूला बना सकते हो, छोटा मोटा फॉर्मूला यहां से आप क्रिएट कर सकते हो। बस ये पावर फ्लो आपको पता होना चाहिए।
और कुछ बेसिक फार्मूला पीजी वगैरह का आपको पता होना चाहिए। तो इसको अगर नहीं जानते होगे तो अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक दो फार्मूला और देख लो आप लोग। जैसे पीजी कितना के इक्वल होता है? पीजी इक्वल होता है हमारा आई टू डैश का स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई एस, यही जानते हैं ना। जो एयर का पावर होता है कितना का इक्वल होता है? आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस। आई टू क्या है? आई टू डैश क्या है? रोटर करंट रेफर टू स्टेटर। आर टू डैश क्या है? रोटर रेसिस्टेंस रेफर टू स्टेटर, यही है ना। अच्छा, पीजी पीसीयू कितना के इक्वल होता है? रोटर में जो कॉपर लॉस होगा कितना के इक्वल? आई टू डैश का स्क्वायर इंटू आर टू डैश। तो यहां से हम लोग क्या कहते हैं कि पीजी कितना के इक्वल होता है? पीजी इक्वल होता है पीसीयू बाई एस के, या फिर पीसीयू कितना के इक्वल होता है? एसपीजी के इक्वल होता है। तो ये दो छोटा सा फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लेंगे। तो इस दोनों ये दो फॉर्मूला और यहाँ पर ये पावर फ्लो का कॉन्सेप्ट, इसको एक साथ कंबाइन करो, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, फास्ट बन जाएगा। क्वेश्चन बना दिया जाए, चलो बना देते हैं। देखो क्या करें, रोटर आउटपुट ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट। रोटर का आउटपुट पावर क्या होता है? मैकेनिकल पावर डेवलप कितना गिवन है यहाँ पर? मैकेनिकल पावर डेवलप गिवन है 15 किलोवाट। रोटर कॉपर लॉसेस पूछा हुआ है एट ए स्लिप ऑफ 4%। स्लिप कितना दिया है? 4%। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं पीजी का वैल्यू कितना के इक्वल होता है? पीएम प्लस पीसीयू, हम लोग जानते हैं ना। और पीजी कितना के इक्वल? पीसीयू बाई एस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पीजी के जगह पर हम लोग पुट कर दे पीसीयू बाई एस। पीसीयू बाई एस इक्वल टू पीएम प्लस पीसीयू। पीसीयू इधर लेके आ जाओ आप, तो पीसीयू अगर इधर लेके आओगे तो क्या होगा? 1 माइनस एस बाई एस बचेगा इज इक्वल टू पीएम। तो यहां से एक आसान सा फॉर्मूला बन गया ना, पीसीयू इक्वल टू एस बाई 1 माइनस एस इंटू पीएम, यही फॉर्मूला बना। अब देखो ध्यान दो, इस फॉर्मूला को रटा मत मारना, इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर आए। आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, पावर फ्लो, बस। अब बन गया क्वेश्चन, अब रख दोगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो पीसीयू रख लो, कितना आ जाएगा देखो बताओ। स्लिप कितना दिया है? 4% यानी 0.04। 1 माइनस एस यानी 1 माइनस 0.04, 0.96 इंटू 15 किलोवाट, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पर कैलसी का यूज करते हैं। ये कैलसी भी समाप्त है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर कुछ कितना आ रहा, यहां से देख लीजिए आंसर। ठीक है, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.96 इंटू 15 किलो वाट। देखते हैं एक कैसे खुद फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो देख लो आप लोग, सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, द स्टार्टिंग करंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज 5 टाइम्स द रेटेड करंट while the rated slip is 4%. The ratio of starting torque to full load torque. बात समझ में आ रहा? स्टार्टिंग करंट दिया हुआ है इंडक्शन मोटर का 5 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट, और स्लिप दिया है, रेटेड स्लिप दिया है 4%। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क क्या होगा? बताओ आप लोग क्या होगा आंसर यहाँ पर? क्या होगा आंसर? देखो यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान दो। स्टार्टिंग करंट जो दिया है, आई स्टार्टिंग इज 5 टाइम्स ऑफ आई रेटेड। मैं रेटेड करंट को यहाँ पर फुल लोड करंट भी कह सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। स्टार्टिंग करंट 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। रेटेड स्लिप यानी फुल लोड स्लिप कितना गिवन है देखो,
4% गिवन है, यानी 0.04। क्या निकालना है? स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का रेशियो। तो क्या जानते हैं हम लोग? देखो ये फॉर्मूला जानते हैं क्या हम लोग? एज वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं? याद करो, स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर में बेसिक में ही ये फॉर्मूला आता है। कौन सा? टी स्टार्टिंग बाई टी फुल लोड, इसके इक्वल होता है आई स्टार्टिंग बाई आई फुल लोड का स्क्वायर इनटू फुल लोड स्लिप। ये वाला फॉर्मूला याद आया क्या? बस डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। उस टाइप का ये सब क्वेश्चन होता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन। अब रख दो यहां पर, तो क्या मिलेगा? टी स्टार्टिंग बाई टी फुल लोड। बताओ, ये आई स्टार्टिंग 5 टाइम्स ऑफ आई फुल लोड रखो, 5 टाइम्स ऑफ आई फुल लोड, तो आई फुल लोड कैंसल, 5 का स्क्वायर बचेगा, आई इंटू फुल लोड स्लिप 4% यानी 0.04। कितना आएगा? ये 1 आएगा ना। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी, आराम से बन गया। बन गया कि नहीं बन गया बोलो आप लोग? तो क्वेश्चन वीडियो को थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर दो और क्वेश्चन बनाओ और खुद आंसर दो आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये वाला है, देखो। An induction motor having 8 poles runs at 727.7 rpm. If the supply frequency is 50 Hz, the EMF in the rotor will have frequency. क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर बताइए आप लोग। देखो ध्यान दो यहाँ पर। नंबर ऑफ पोल कितना गिवन है? नंबर ऑफ पोल P इक्वल टू गिवन है 8। रोटर का स्पीड कितना दिया है? 727.7 आरपीएम। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लो स्लिप। स्लिप निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एनएस। एनएस कितना? 120 एफ बाई पी, यानी 120 F50 डिवाइडेड बाई PA। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 750 आरपीएम। यही होगा ना, 750 आरपीएम। एनएस मिल गया। अब यहां से फाइंड आउट द स्लिप। स्लिप क्या होगा? एनएस माइनस एनआर बाई एनएस। एनएस कितना है? 750 माइनस 727.7 डिवाइडेड बाई 750। कैलकुलेट कर लो, यहां से स्लिप मिल गया। जैसे ही स्लिप मिला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईएमएफ इन रोटर विल हैव फ्रीक्वेंसी, यानी रोटर कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज को एज्यूम करके चल रहे हैं। क्या एज्यूम करके चल रहे हैं? देखो यहां पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि रोटर रोटेट in same direction of स्टेटर फील्ड। रोटर है यहां पर स्टेटर फील्ड के सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। देन इन दिस केस जो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी होगा, यानी जो रोटर का फ्रीक्वेंसी आएगा एफ आर, रोटर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को कहते हैं रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, एफ आर कितना के इक्वल? स्लिप टाइम ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप का वैल्यू तो निकल गया है यहां से, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है? 50। स्लिप यहां से कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर दो ना, आ जाएगा। देखो कितना आएगा। यहां पर स्लिप आया 0.029। कितना? ये कुछ 1.5 हर्ट्ज के आसपास आएगा, देख लेना। 1.5 हर्ट्ज के आसपास आ रहा है क्या आंसर? यहाँ पर स्लिप का वैल्यू 0.029 इंटू 50 कर दिया,
चेक कर लो, ले लेना आप लोग, कैलकुलेशन खुद चेक करना, क्योंकि यहाँ पर मेरा कैलसी खुद काम नहीं कर रहा बढ़िया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और फिर आंसर दो आप लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द मैक्सिमम टॉर्क विल डिपेंड ऑन रोटर रेसिस्टेंस, क्या ये सही है? Although the maximum torque does not depend on rotor resistance, if the speed at which maximum torque is produced depend on rotor resistance, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम टॉर्क ठीक है कि रोटर रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, बट जिस स्पीड पर मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो रोटर रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? ए है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है? मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड स्टील रोटर रिएक्टेंस। The slip of induction motor decreases as torque increases। अब आपको बताना है क्या होगा। देख, सबसे पहला चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम टॉर्क, जो मैक्सिमम डेवलप टॉर्क होता है रोटर रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो आप लोग। देखो, इफ स्टेटर इंपीडेंस, if stator impedance is neglected, अगर स्टेटर इम्पीडेंस को हम लोग निगलेक्ट कर दें तो फिर जो मैक्सिमम डेवलप टॉर्क होता है टी मैक्सिमम कितना के इक्वल मिलता है? 3/ओमेगा s v1 स्क्वायर/2 x2 इतना के इक्वल। इस फॉर्मूले में देखो ध्यान से, कहीं भी रोटर का रेसिस्टेंस आ रहा है क्या? इस फॉर्मूले में कहीं भी रोटर का रेसिस्टेंस दिख रहा है क्या? तो आप कहोगे कि नहीं सर, इस फॉर्मूले में रोटर रेसिस्टेंस तो कहीं नहीं दिख रहा। यानी ये जो मैक्सिमम टॉर्क होगा ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू रोटर रेसिस्टेंस। मैक्सिमम टॉर्क हमेशा क्या होता है? रोटर रेसिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। यानी मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करेगा? तो ये रोटर के लीकेज रिएक्टेंस पर। यानी जो मैक्सिमम टॉर्क है, देखो यहां से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? x2 क्या है कि नहीं है? यानी मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्सिमम depends on रोटर लीकेज रिएक्टेंस। बिल्कुल सही है, रोटर के लीकेज रिएक्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। सही है ना जी? बिल्कुल सही। चलो अब देखो, ध्यान दो यहां पर स्लिप बताओ। स्लिप, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क मिलता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं स्लिप एसएम इक्वल टू क्या होता है? r2-x2। बात समझ में आया? एसएम क्या है? एसएम है स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो है हमारा एसएम। और एसएम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखिए, रोटर रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? यानी स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर डिपेंड्स ऑन रोटर रेसिस्टेंस। और स्लिप हमारा रिलेटेड होता है मोटर के स्पीड से। यानी स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर डिपेंड्स अपॉन रोटर रेसिस्टेंस। तो क्या कहेंगे यहां पर? बोलो आप लोग क्या कहेंगे? स्लिप और स्पीड at which maximum torque T maximum occur depends on rotor resistance। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और देखो। चलो पहले इतना तक तो देख लो। इससे रिलेटेड देखो ऑप्शन ये क्या सही है? मैक्सिमम टॉर्क विल डिपेंड ऑन रोटर रेसिस्टेंस। नहीं, ये तो गलत है। ये वाला सही है।
मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन रोटर रेसिस्टेंस, बिल्कुल सही है। एंड स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर डिपेंड्स ऑन रोटर रेसिस्टेंस, ये तो समझ गए, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट डिपेंड ऑन स्टेनलेस स्टील रोटर रिएक्टेंस, ये तो गलत है ना, मैं बोला ना अभी, तो मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड करता है रोटर के लीकेज रिएक्टेंस पर। टी मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 डैश, ठीक है, तो ये वाला तो गलत है। स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज एज टॉर्क इंक्रीजेज, ये भी गलत है, देखो कैसे, ध्यान दो यहां पर। व्हेन मोटर इज इन रनिंग कंडीशन, अगर मोटर हमारा रनिंग कंडीशन में है, व्हेन मोटर इज इन रनिंग कंडीशन, देन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SV1 स्क्वायर बाई R2 डैश। बात समझ में आया? यानी अगर आप टॉर्क को इंक्रीज करोगे यहां पर, तो स्लिप हमारा डिक्रीज नहीं करेगा, स्लिप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो टॉर्क और स्लिप में रिलेशन, टॉर्क बढ़ाओगे तो स्लिप बढ़ेगा ना, क्योंकि स्लिप यहाँ पर कहाँ है, न्यूमरेटर में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन देखो, उसको समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स प्रीफर करेंगे, अपने नोट्स को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी बनेगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ये प्रोसेस अगर 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने अगर चला, तो फिर समझ लो कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक दिन। चल अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट है। जो इंजेक्टेड ईएमएफ होता है इंडक्शन मोटर के रोटर में मस्ट है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताएं आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट फास्ट, बी क्विक बी क्विक। वीडियो को रोक के आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, देखो इसका आंसर होगा द सेम फ्रीक्वेंसी एट द स्लिप फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीजों को समझते हैं। आप लोग पढ़े हो इंजेक्टेड ईएमएफ मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक मेथड होता है इंजेक्टेड ईएमएफ मेथड। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना, पढ़े हो तो समझो बातों को। देखो क्या क्वेश्चन, देखो जैसे ये है हमारा रोटर सर्किट, ध्यान दो यहां पर, इंजेक्टेड ईएमएफ मेथड, ईएमएफ मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। मैं यहां पर तुम लोग को बता दे रहा हूं, जो जो क्वेश्चन इस मेथड से आता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे पॉइंट यहां पर मैं बता दे रहा हूं शॉर्टकट में, आप लोग याद रख सकते हो। देखो इस मेथड में क्या करते हैं, इंजेक्टेड ईएमएफ मेथड में रोटर सर्किट में एक एक्सटर्नल ईएमएफ लाकर हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ये हमारा रोटर सर्किट है, रोटर सर्किट कितना पर फेज ईएमएफ इंड्यूस्ड है इसमें, तो ये हम लोग मान लेते हैं E2 डैश है, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड है रोटर में पर फेज, और ये E2 डैश कितना के इक्वल होता है, इस E2 के इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं ना कि रनिंग कंडीशन में पर फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर सर्किट इज SE2। ठीक, ये रोटर का पर फेज रेसिस्टेंस, ये रोटर का JSX2 पर फेज लीकेज रिएक्टेंस। अब यहां पर एक ईएमएफ को आपको इंजेक्ट करना है, एक ईएमएफ आपको यहां पर इंजेक्ट करना है, दिस इज द इंजेक्टेड ईएमएफ EG, इंजेक्टेड ईएमएफ EG। अब देखो ध्यान, अब हमें कंपेयर करना है, या तो E2 डैश और EJ को ऐड करना है, या तो E2 डैश और EJ को ऐड करना है, या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो एक सर्किट में 2 सोर्स लगा हुआ है और दोनों सोर्स को या तो ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कब पॉसिबल है बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कब पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल तभी है
जब दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। बात समझ में आया क्या? जब दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो तब जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों सोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आया? यानी देखो, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है रोटर में, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ होता है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी स्लिप फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो इसका भी फ्रीक्वेंसी मस्ट है कि क्या होना चाहिए, स्लिप फ्रीक्वेंसी ही होना चाहिए, एसएफ ही होना चाहिए। यानी यहां पर मस्ट क्या होगा बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्टेड ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्टेड ईएमएफ must have the slip frequency, must have the slip frequency। बात समझ में आया? अब देखो, ये जो इंजेक्टेड ईएमएफ है ये फेज में भी हो सकता है और फेज ऑपोजिशन में भी हो सकता है रोटर ईएमएफ से। तो यहां पर दो कंडीशन होता है, इफ इंजेक्टेड ईएमएफ इज इन फेज ऑफ रोटर ईएमएफ E2 डैश, अगर फेज में हो तब क्या होगा? देखो, अगर ये दोनों ईएमएफ फेज में, सेम फेज में, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ईजे यहां पर है तो रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 डैश भी यहां पर है। तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ मिलेगा हमारा कितना मिलेगा, E2 डैश प्लस ईजे, यही होगा ना। यानी रिजल्टेंट ईएमएफ रोटर ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐड हो रहा है ना। तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ ईआर होगा वो E2 डैश से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी रोटर में जो रिजल्टेंट वोल्टेज है अब हमारा ज्यादा हो गया। तो देखो यहां पर हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर बाई R2 डैश। अगर हम टॉर्क को कांस्टेंट रखे, टॉर्क को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। अगर टॉर्क हमारा कांस्टेंट है तो स्लिप क्या मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। और नेट वोल्टेज क्या हो रहा है रोटर में हमारा, इंक्रीज हो रहा है। नेट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो स्लिप क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब स्लिप डिक्रीज होगा, स्लिप जब डिक्रीज होगा तो स्पीड बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्पीड बढ़ेगा। यानी यहां पर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगा मोटर का। बात समझ में आया? तो ईजे और E2 डैश अगर सेम फेज में हो तो इसका हम लोग यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल एबव द बेस स्पीड, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। चल अब दूसरा देखो, अगर ये दोनों ईएमएफ एक दूसरे के फेज ऑपोजिशन में हो तब बताओ, ये बोथ ईएमएफ इन फेज ऑपोजिशन, इन फेज ऑपोजिशन। फेज ऑपोजिशन का मतलब ये है, देखो आप लोग कि अगर ईजे यहां पर है और हमारा E2 डैश इस डायरेक्शन में है, यानी फेज ऑपोजिशन मिल गया ना, फेज ऑपोजिट हो गया। या फिर अगर E2 डैश को यहां पर रख लो, देखो E2 डैश यहां पर है और जो ईजे आ रहा है वो ऑपोजिट फेज में आ रहा है, ये है E2 डैश, ये है ईजे। तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना लिखेंगे हम लोग, E2 डैश माइनस ईजे। अब रिजल्टेंट ईएमएफ जो रोटर में है वो E2 डैश से कम है कि नहीं है, कम मिल रहा है ना। तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर बाई R2 डैश। अगर हम लोग टॉर्क को कांस्टेंट रखे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। नेट वोल्टेज इन रोटर क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, स्लिप बढ़ेगा। और जब स्लिप बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, स्पीड घटेगा। यानी जब फेज ऑपोजिशन में हो इंजेक्टेड ईएमएफ रोटर ईएमएफ के, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये स्पीड कंट्रोल यहाँ पर बिलो द बेस स्पीड होगा। तो बस आप इतना ही कॉन्सेप्ट को याद रखो इंजेक्टेड ईएमएफ मेथड, ठीक है, इतना ही को याद रखो।
एक क्वेश्चन और देखा जाए, एक क्वेश्चन और लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आपको क्या होगा। Which one of the following statement is correct? A smaller air gap in a polyphase induction motor helps to a smaller air gap induction motor में अगर होगा तो क्या होगा, ये बताओ। देखो यहां पर ध्यान, जैसे ये इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर का ये रहा हमारा स्टेटर और ये रहा यहां पर रोटर, और यहां पर ए है हमारा एयर गैप। क्या है? दिस वन इज द एयर गैप। अगर एयर गैप को ज्यादा करोगे तो क्या होगा, एयर गैप को कम करोगे तो क्या होगा। देखो अगर हम एयर गैप को क्या करें, एयर गैप को कम करें, कोई एक याद रखना, एयर गैप को अगर कम करोगे, जब एयर गैप कम होगा तो स्टेटर और रोटर एक दूसरे के क्लोज आएगा, यही होगा ना। स्टेटर और रोटर, स्टेटर एंड रोटर गेट्स क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज आएगा, ठीक है, स्टेटर और रोटर क्लोज आ गया। अब देखो यहां एयर गैप में हमें प्रोड्यूस करना है 5 वेबर का फ्लक्स, एयर गैप को मैग्नेटाइज करना है, यानी एयर गैप में हमें 5 वेबर का एक फ्लक्स प्रोड्यूस करना है। तो एयर गैप में फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए मोटर क्या करता है, सप्लाई से, ये मान लो सप्लाई है, सप्लाई से मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है मोटर। तो अगर एयर गैप कम होगा, एयर गैप कम होगा तो एयर गैप का लेंथ कम होगा, एयर गैप का लेंथ कम होगा यानी एयर गैप का रिलक्टेंस कम होगा, एयर गैप का रिलक्टेंस कम होगा, इसका मतलब क्या है कि हमें कम मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगा। यहां पर एक स्मॉल एयर गैप में फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कम मैग्नेटाइजिंग करंट पर भी काम चल जाएगा। नहीं, एयर गैप अगर कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट आईएम की जरूरत कम होगी, और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा तो देखो ध्यान दो, नहीं जानते हो तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ में जो पावर आता है ना, उस पावर को हम लोग रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो यहां पर रिएक्टिव पावर की जरूरत कम होगी, रिएक्टिव पावर हमें कम जरूरत पड़ेगा सप्लाई से, और जो रिएक्टिव पावर होता है Q कितना के इक्वल होता है, VI sin फाई। तो जब रिएक्टिव पावर कम है तो साइन फाई का वैल्यू भी कम होना चाहिए, और साइन फाई का वैल्यू जब कम है तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी पावर फैक्टर हमारा कॉस फाई का मतलब क्या है, पावर फैक्टर है ना, यानी पावर फैक्टर यहां पर इंप्रूव करना चाहिए। पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, पावर फैक्टर इंप्रूव होना चाहिए। तो एयर गैप अगर कम करोगे मोटर क्या होगा, सप्लाई से कम मैग्नेटाइजिंग करंट लेगा, कम रिएक्टिव पावर लेगा, और पावर फैक्टर उसका क्या होगा, मोटर का इंप्रूव कर जाएगा, पावर फैक्टर मोटर का बेटर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलो देखो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव किया करेंगे। आज थोड़ी सी इंटरनेट इशू के वजह से इस क्लास को रिकॉर्ड करके हम लोग अभी यूट्यूब पर डालने वाले हैं, अदरवाइज हम लोग लाइव क्लास करेंगे और वहां पर शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग का छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए आप सब लोगों को थैंक यू, धन्यवाद आप लोग।